नमस्कार। मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रिटिश काल का भारतीय प्रशासन पर प्रभाव। भारत में ब्रिटिश प्रशासन का बीज रूप में प्रारंभ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। ये हम सभी जानते हैं कि 16वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ और उनके शासन की स्थापना भी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश प्रशासन का आगमन हुआ, किंतु 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद वह शासक के रूप में स्थापित हुई। कहने का अभिप्राय ये है कि 1765 में कंपनी का जो शासन है वो एक शासक के रूप में उन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। उससे पूर्व वे एक व्यापारी के रूप में कार्य कर रहे थे। कंपनी के कर्मचारी यहाँ के शासक थे। कंपनी मूलतः व्यापार के लिए बनी थी, परंतु शासन अपने हाथ में लेने के बाद भी उसका व्यापारिक और आर्थिक हित सर्वोपरि रहा। ये हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापार को फैलाया और अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए देश में अपने शासन को कायम किया। प्रारंभ में कंपनी के जो कर्मचारी थे वे अपने अनैतिक तथा भ्रष्ट व्यवहार से जनता तथा कंपनी दोनों को ही हानि पहुंचाते थे। स्वयं मैकाले ने भी लिखा है कि जिस तरह से कंपनी कर्मचारियों ने धर्म कमाया और खर्च किया, उसको देखकर मानव चित्त आतंकित हो जा उठता है। इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1773 के कंपनी के व्यवहार को नियमित करने के लिए प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया और हर 20 वर्षों में क्रमशः 1793, 1813, 1833 और 1853 में इस उद्देश्य से चार्टर अधिनियम पारित किए गए। मतलब ब्रिटिश शासन के जो कर्मचारी थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनका व्यवहार दिन प्रतिदिन अनैतिक और भ्रष्ट होता जा रहा था। तो कंपनी के शासन में इस अनैतिकता को दूर करने के लिए ही ब्रिटिश संसद ने ये कानून पारित किए, जो कि 1773 से शुरू हुआ, जिसमें हम हर 20 वर्ष में ये कानून पारित किए गए हैं। तो देखिएगा, अगर हम इन कानूनों को देखें तो हमें साफ साफ पता चलता है कि हर 20 वर्ष बाद ये कानून हमारे सामने आए हैं। 1793, 1813, 1833 और 1853। 1858 में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद 61, 92, 1909, 1919 और 1935 ये भी महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए। हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो शासन था, उसे लेकर यह शासन डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में चला गया, राजा के नियंत्रण में चला गया और उसके बाद कंपनी का शासन एक तरीके से समाप्त हो गया और डायरेक्ट ब्रिटेन से शासन कार्य संपादित किया जाने लगा। तो अगर हम स्वतंत्र भारत में देखें तो फिर हम अगर ब्रिटिश विरासत की अगर बात करें कि भारत में ब्रिटिश शासन की विरासत में हम लोग क्या देखेंगे कि 1947 में सत्ता हस्तांतरण के साथ ही अंग्रेज भारत का शासन छोड़कर चले गए। ये सब हम इस बात से विदित हैं। प्रशासन का जो विशाल शासन तंत्र था वह बिल्कुल वैसा ही बना रहा जैसा कि वो छोड़ के गए थे। उसका आकार, गठन, उसके कार्य करने का ढंग, उसके अंगों के बीच पारस्परिक संबंध, ये सब ज्यों के त्यों ही बना रहा। नई सरकार के लिए यह बिल्कुल असंभव था कि इस शासन तंत्र को हटा सके। इसलिए कई बार आप सुनते भी होंगे या आपने कभी पढ़ा भी होगा कि ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज तो शासन भारतीयों को सौंप के चले गए, पर यहाँ जो नौकरशाह थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो एक नए अंग्रेज के रूप में उभरे, यानी जो वो एक नया शासन लेके हमारे सामने
उपस्थित हुए और उन्होंने इस शासन तंत्र को कायम रखा और जो अंग्रेजों के समय जो शासन कार्य चल रहा था उसको बिल्कुल वैसे ही बनाए रखा गया, क्योंकि उसे बिल्कुल हटा पाना बहुत मुश्किल था। तो उसे पूरी तरह नहीं हटाया गया बल्कि कुछ भारतीयकरण कर दिया गया प्रशासन का। पहले अंग्रेज शासन करते थे, अब भारतीय लोग ही भारतीयों पे शासन कर रहे थे। तो हम भारत के ब्रिटिश शासन का प्रभाव देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है संसदीय शासन व संघीय ढांचा। जिस संसदीय लोकतंत्र पर भारत के नए संविधान की शासन व्यवस्थाएं आधारित थी, हमने ब्रिटेन से प्राप्त की थी। हमारी संघात्मक व्यवस्था का ढांचा 1935 का जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसका जो प्रस्तावित संघीय ढांचा है उसकी सत्य प्रतिलिपि है। अगर हम 35 का अधिनियम पढ़ लें और भारत का फेडरलिज्म पढ़ लें तो दोनों में बहुत समानताएं हैं। तो एक तरीके से ये भी एक प्रभाव है कि हमारे संसदीय शासन जो है वो 1935 के अधिनियम का प्रभाव हमारे सामने परिलक्षित करता है। फिर है जिला प्रशासन की केंद्रीय इकाई। सभी प्रांत जिलों में बटे हुए थे। अधिकांश प्रांतों में कई जिलों को मिलाकर डिवीज़न बनाए गए थे और हर प्रांत के में प्रत्येक जिला कई सब डिवीज़नों में बटा हुआ था। वो आज भी है। अगर हम देखें कि जिला प्रशासन जो है वो जितने भी प्रांत हैं वो सब डिविजन्स में यानी जिलों में बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं। और प्रांतों में जो एक ही प्रांत में कई डिस्ट्रिक्ट हुआ करते हैं और उसी से डिवीज़न बने हैं। इन प्रांतों में प्रत्येक जिला कई सब डिवीज़नों में बटा हुआ है। तो और सब डिवीज़नों के आगे तहसीलें तालुकाओं में बटा हुआ है और हर तहसील और तालुका कई गांवों में बटी हुई है। तो स्वतंत्र भारत की जो नई सरकार को शासन का ये ढांचा हमें विरासत में प्राप्त हुआ है। प्रांत, प्रांत से जिला, जिला से डिवीज़न यानी सब डिवीज़न, सब डिवीज़न से तालुका, तहसील, फिर गांव। तो ये जो ढांचा हमें प्राप्त हुआ है ये हमें ब्रिटिश शासन की ही देन है हमारे लिए। फिर हम बात करेंगे प्रशासन की हर इकाई के लिए अधिकारी। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन की हर इकाई में एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। जैसे डिवीज़न में डिवीज़न कमिश्नर, ज़िले में कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर होता है, सब डिवीज़न में सब डिवीज़न ऑफिसर होता है, तहसील में तहसीलदार या तहसीलदार या इसको मामलादार भी कहते हैं। ज़िले के मुख्य अधिकारी के साथ ही ज़िले का पुलिस सुपरिटेंडेंट, चीफ इंजीनियर जैसे विशेषज्ञ अधिकारी भी हर ज़िले में होते हैं कानून व्यवस्था को बनाने के लिए। ये अधिकारी प्रांतीय सरकार में अपने अलग विभाग के प्रति जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ज़िले के आम शासन के मामले में ये अधिकारी ज़िले के प्रमुख अधिकारी के अधीन होते हैं और उसके निर्देश के अनुसार काम करते थे। और आज भी स्वतंत्र भारत में जिला प्रशासन लगभग इसी ब्रिटिश विरासत का ऋणी है। आज भी हमें ये शासन की कड़ियाँ देखने को मिलती हैं। डिवीज़न कमिश्नर, ज़िले में कलेक्टर, फिर डिप्टी कमिश्नर, सब डिवीज़न में सब डिवीज़न ऑफिसर, तहसील में तहसीलदार, ज़िले में मुख्य अधिकारी, पुलिस सुपरिटेंडेंट, चीफ इंजीनियर आदि ये पद हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो प्रशासन के हर इकाई के लिए अधिकारी भी ब्रिटिश शासन की विरासत से ही हमें प्राप्त हुए हैं। फिर हम आते हैं इंडियन सिविल सर्विस। अखिल भारतीय सेवाएं पूरी तरह ब्रिटिश उपज हैं। ब्रिटिश काल में इनकी संख्या 9 थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या और अधिक बढ़ गई हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एजुकेशन सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस, इसके अलावा भी और भी बहुत सी सर्विसेज इसमें जुड़ गई हैं।
स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय सेवाएं विद्यमान हैं, जिसमें 3 ही हैं अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय फॉरेस्ट सर्विस और 3 हम मुख्य मानते हैं फॉरेन सर्विस। तो ये हमने आज कुछ ही पॉइंट इसके देखे हैं, ब्रिटिश शासन के प्रभाव के, विरासत के। तो आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हमने अपने अगले लेक्चर में इसको कंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ब्रिटिश शासन की विरासत में जो हमारा पहला पॉइंट था वह था संसदीय शासन व संघीय ढांचा। दूसरा पॉइंट था जिले प्रशासन की केंद्रीय इकाइयाँ। फिर इसके बाद था प्रशासन की हर इकाई के लिए अधिकारी। और फिर है इंडियन सिविल सर्विस। धन्यवाद।